हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पर। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एनसीएफ 2005, जिससे सीटेड तथा अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। एनसीएफ 2005, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भी कहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एनसीएफ की फुल फॉर्म। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करके रखना। एनसीएफ 2005 क्या है? बालकों को विद्यालयों में क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। आगे एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। इस निबंध में उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो प्रश्न पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 का उद्धरण किस लेखक के किस निबंध से हुआ है? तो ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी 22 भाषाओं में किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? तो याद रखना 22 भाषाओं में किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। तो प्रश्न पूछा जाएगा विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है? तो एनसीएफ 2005। आगे एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र। तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग विदाउट बर्डन भी कहते हैं। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी के द्वारा प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने किया। अब प्रश्न पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किस मंत्रालय की पहल पर किया गया? तो किस मंत्रालय की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। किसके द्वारा किया गया? तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एसपाल थे। आगे दोनों पॉइंट हमने अलग से हाईलाइट कर रखे हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर एसपाल थे। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो थे, तो एनसीएफ 2005 के निदेशक के साथ साथ जिस समय एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ उस समय एनसीईआरटी के भी निदेशक थे। अगला पॉइंट, अब तक कुल 4 एनसीएफ आ चुके हैं। पहला एनसीएफ 1975 में आया, दूसरा 1988, तीसरा 2000, चौथा 2005 में आया। ये जो 2005 है, ये अब तक का सबसे नवीनतम विद्यालयी दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय एवं 2 परिशिष्ट हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। एनसीएफ के निर्माण के लिए गठित संचालन समिति में एसपाल समेत 35 सदस्य थे। यदि पूछा जाए एनसीएफ के निर्माण के लिए गठित संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 35 थे। और यदि पूछा जाए एनसीएफ के निर्माण में कुल कितने सदस्य थे, तो एनसीएफ के निर्माण में कुल 38 सदस्य थे। यहाँ बात ध्यान रखना है कि संचालन समिति में 35 सदस्य थे, लेकिन एनसीएफ का निर्माण जब किया गया तो उसमें कुल 38 सदस्य थे। 35 सदस्य उसके संचालन समिति के और 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। बहुत तगड़ा पॉइंट अगला, एनसीएफ 2005 रटंत विद्या के खिलाफ एक आंदोलन था। जो ये एनसीएफ 2005 आया है, ये रटंत विद्या के बहुत ही खिलाफ था। एनसीएफ 2005 के निर्माण में जनता की राय को शामिल करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया था। कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया गया था? 21। इन समूहों में एनजीओज, व्यक्तिगत संस्थाएं, व्यक्तिगत लोग और शिक्षाविद, विद्वान आदि थे। इनके विचारों को पत्रों, टेलीफोन, अन्य माध्यमों से संचालन समिति तक पहुंचाया जाता था और उन्हें एनसीएफ 2005 में शामिल भी किया जाता था। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। यानी एनसीएफ 2005 मानता है कि विद्यालयों में केवल किताबें ही न पढ़ाई जाएं, वहाँ पर बच्चों के आधार पर शिक्षा का निर्माण हो। शिक्षा यानी बच्चों के अनुसार प्रदान की जाए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। ये एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 को ध्यान में रखना है।
ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी स्कूल में जो ज्ञान दिया जाए वो बाहरी जीवन के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे के जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। अगला पॉइंट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। रटंत प्रणाली, आपने बच्चे को बोला 10 फलों के नाम याद करके आओ, वो रट करके आ गया। इस रटंत प्रणाली को समाप्त करना है। बच्चे को गतिविधि के आधार पर, चित्रों के द्वारा, विभिन्न अन्य गतिविधियों के माध्यम से उसे उनको याद कराया जाए, सिखाया जाए, रटाया कतई नहीं जाए। अगला पॉइंट है पाठचर्या पाठ पुस्तक के अंदर न रह जाए, यानी जितनी भी विषय वस्तु है अध्ययन की, वो ऐसा ना हो कि पाठ पुस्तक तक ही सीमित रह जाए, वो जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसा ज्ञान भी उन्हें दिया जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए, यानी गतिविधियां करा करके बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाए और उस व्यवस्था को लचीला बनाया जाए, यानी छात्र केंद्रित व्यवस्था को अपनाया जाए। अगला, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीय मूल्य क्या है? मानवता, समानता, स्वतंत्रता, शांति, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा। इन मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आगे पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के भाग या अंग, हमने अभी पीछे पढ़ा था। एनसीएफ 2005 के 5 भाग हैं। पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना, तीसरा पाठचर्या और के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पांचवा व्यवस्थागत सुधार। पूरा एनसीएफ 2005 इन 5 भागों में डिवाइड है। यदि हमें एनसीएफ 2005 को पढ़ना है तो इन पांचों भागों में विस्तृत जानकारी एनसीएफ 2005 के बारे में प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं एनसीएफ 2005 के सुझाव। तो एनसीएफ 2005 के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हम देखते हैं। पहला है किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या बचा जाए? हमें किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना है तो उसे ज्ञान ना माना जाए, उसे सूचना ही माना जाए। अगला पॉइंट, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चे को जिस बारे में जानकारी है पहले उसे पढ़ाएं, फिर उसे उस बारे में बताएं जो उसे नहीं ज्ञात है। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब है जो उसके सामने उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, उससे शुरुआत करें और वहाँ पर ले जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं, जो अमूर्त धारणा है। जैसे किसी सूत्र के बारे में हमें बच्चों को बताना है तो सबसे पहले हमें वो उदाहरणों से परिचित होता है, तो पहले उदाहरण बताएं, फिर उसके बारे में बाद में धीरे धीरे उसे सूत्र की ओर ले जाएं। आदि का अधिक से प्रयोग किया जाए, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। अगला है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाए। किसी विद्यार्थी को आप एक शहर के बारे में समझाना चाहते हैं तो विद्यार्थी को गांव के बारे में पूर्व ज्ञान है तो उसे गांव, गांव से कस्बा, कस्बा से नगर, नगर से फिर शहर के बारे में समझाएं। यानी जब भी शिक्षा दी जाए तो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए नवीन ज्ञान की तरफ ले जाए और दोनों के सामंजस्य बना करके उसे शिक्षा प्रदान करें। आगे, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। एनसीएफ 2005 सजा का बहुत विरोध करता है कि बच्चों को सजा ना दी जाए और पुरस्कार भी एक सीमित मात्रा में दिया जाए जिससे बच्चों के अंदर पुरस्कार पाने की भावना या जीतने की भावना या ललक ना पैदा हो। अगला, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली जितनी अन्य सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, जिससे अध्यापकों, बच्चों और अभिभावकों के बीच एक सामंजस्य बन करके बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा सके जिससे उनका
शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास अच्छे तरीके से हो सके। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला लागू हो। त्रिभाषा फार्मूला में आपकी एक तो मातृभाषा आती है, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी एक अन्य भाषा आती है जो क्षेत्रीय भाषा होती है जैसे संस्कृत या उर्दू, पंजाबी, जो भी। अगला है गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए, बच्चों को रट के पढ़ने के लिए ना बोला जाए, बच्चों को रट के पढ़ने के लिए ना बोला जाए, उन्हें करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें इसी प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर के काफ़ी डर होता है। विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाती है तो बच्चे साल भर तो कुछ पढ़ते नहीं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। साल भर के बाद जब पता चलता है कि उन्हें 5 तारीख से 10 तारीख से पेपर है तो वो क्या करते हैं, उन्हें डर आ जाता है। तो बच्चों की परीक्षा का डर दूर करने के लिए विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए जिससे बच्चों में परीक्षा का डर समाप्त हो जाए और बच्चे अच्छी तरक्की कर सकें। सतत का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, लगातार, यानी समय समय पर टेस्ट, मासिक परीक्षाएं, त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती रहें। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेगात्मक, सभी बच्चों का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाए। तो एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे प्रत्येक शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।